छात्रों, जो साइंस में केमिस्ट्री भाग का हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, उसमें 7 से 8 वीडियो हमने बना कर दिया तो वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, जो हमारा केमिस्ट्री का अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो है परमाणु एवं अणु। क्या है? परमाणु एवं अणु। इंग्लिश में कहें तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में रासायनिक संयोजन के नियम या रासायनिक संयोग के नियम, और रासायनिक संयोग के जो नियम है वो 5 नियम है। कितने नियम है? 5। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, चौथा पारस्परिक अनुपात का नियम, और 5वां गेलुसेक का गैसीय आयतन का नियम। देखिए, ये सारे के सारे नियम पढ़ने के लिए मिलेंगे आपको फर्स्ट ईयर में। कहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगे? फर्स्ट ईयर में, अर्थात कक्षा 11 में। यहाँ पर केवल पहले 2 नियम आप लोगों को पढ़ने मिलेंगे, जैसे कि लिखा है डायग्राम में कि इनका अध्ययन उच्च कक्षाओं में कराया जाएगा। दिख रहा है ना? तो हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, केवल द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, केवल 2 नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे 2 टॉपिक तो ये होते हैं। वैसे रासायनिक संयोजन के, रासायनिक संयोग के नियम कितने? 5। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम, और गेलुसेक का आयतन, गैसीय आयतनों का नियम। 5 नियम है, लेकिन इसमें से हम केवल 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या रहेगा अगला टॉपिक हमारा? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से किस किस नियम की व्याख्या की जा सकती है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम की और पारस्परिक अनुपात के नियम की। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम परमाणु और अणु है, तो टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा परमाणु। परमाणु यानी कि एटम। परमाणु में क्या होगा बच्चों? परमाणु का द्रव्यमान और परमाणु का अस्तित्व, ये चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा अणु, तो अणु में क्या क्या पढ़ेंगे? अणु का द्रव्यमान, अणुओं के प्रकार, सूत्रिकाई द्रव्यमान, आणविकता। ठीक है, उसके बाद आयन पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद पढ़ेंगे मोल संकल्पना। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है केमिस्ट्री की दृष्टि से। आगे जहाँ पर भी केमिस्ट्री पढ़ोगे सभी जगह इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो केमिस्ट्री की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, इसलिए सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे, और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको रिपीटेड करके अच्छे से इसको पढ़ाया जाए। ओके, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रासायनिक संयोजन के नियम। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है? रासायनिक संयोजन के नियम। पर ड्रे डायग्राम में आपको समझाई दिया पहले। देखिए, इनको कैसे परिभाषित करें कि जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को, किन्हीं 2 या उससे अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। अर्थात हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया जिन सिद्धांतों के आधार पर संपूर्ण होती है, उन सिद्धांतों को हम लोग रासायनिक संयोजन के नियम या रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया जिन सिद्धांतों पर निर्भर होती है, उन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया था कि रासायनिक संयोजन के नियम कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। तो ये सारी चीज़ें ऊपर अभी डायग्राम में समझा दिया था। अभी जो हमारा हम पहला रासायनिक संयोग का नियम पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद एक कॉमन डेफिनेशन आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है, तो रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? देखिए, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है। उदय का मतलब जानते हो? उत्पन्न, और विनाश का मतलब नष्ट। अर्थात हम इस लाइन में कह सकते हैं कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगला पॉइंट में क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़
उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होता है। तो देखिए ये तो होगी पूरी जानकारी कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं। अब ये तो एक कॉमन फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से, परंतु केमिस्ट्री में हम लोग कैसे एप्लीकेबल करेंगे, तो जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ आप उसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का द्रव्यमान स्थिर रहता है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशन को लिख लेंगे आप लोग कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कोमा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये हो जाता है बच्चों आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, जैसे कि एक रिएक्शन के थ्रू दिखाया जाए कि A प्लस बी क्या है, कोई अभिकारक है और रिएक्शन मार्क ए बी कोई प्रोडक्ट बना, तो ए और बी जो अभिकारक है उसका जो द्रव्यमान होगा वो एपी उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, देखिए रिएक्शन के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास H2 और प्लस O2 एक रिएक्शन है, नीचे H2 गैस प्लस O2 गैस, ब्रैकेट में लिखा ना गैस, जी बना जी फॉर गैस, H2 गैस प्लस O2 गैस, रिएक्शन मार्क 2H2O, ब्रैकेट में लिखा L फॉर लिक्विड यानी कि द्रव। ठीक है ना, यानी कि जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो क्या बना, जल बना। क्या बना, जल। हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी और जल क्या है, द्रव है। अब देखिए इनका क्या निकाल लेते हैं हम लोग, द्रव्यमान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, द्रव्यमान। भाई हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 1, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु कितने, 2 हैं, तो 2 का कितना हो गया, 2। वैसे टोटल 2 दूनी 4 हाइड्रोजन परमाणु है, तो 4 ग्राम हो गया किसका, हाइड्रोजन का द्रव्यमान। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 2 का कितना हो गया, 32। कितना हो गया, 32, यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम जल से क्रिया करती है तो जल बनता है। तो इधर 32 और 4 36 ग्राम, यानी कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना हो गया भाई, H2 का द्रव्यमान प्लस O2 का द्रव्यमान, तो कितना हो जाता है टोटल 36 ग्राम। अब अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है तो जल का जो द्रव्यमान है वो भी 36 ग्राम ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 36 ग्राम ही होना चाहिए। तो देखिए हाइड्रोजन के 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 2 कितना हो गया, 18, और 2 स्टार्टिंग में लगा है, तो गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, यानी कि 36 ग्राम अभिकारकों से 36 ग्राम क्या मिलता है हम लोगों को, उत्पाद। इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है। ठीक है, देखिए अब अगला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या है हमारा, स्थिर अनुपात का नियम। और एक एग्जांपल नीचे दिखाया गया, आप लोग देख सकते हैं इसको। देखिए सोडियम, ये ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल उसके अकॉर्डिंग है, बाद में करा देंगे, लेकिन आप लोग करेंगे इसको कि स्थिर अनुपात का नियम। जो अगला टॉपिक है आपका स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है, तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान होगा। देखिए स्थिर मतलब होता है कांस्टेंट, समान, स्थिर अनुपात का नियम। देखिए मैं इसको एक अपने शब्दों में, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए देखिए इसको कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे कि कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक, देखिए मैं दोबारा कर रहा हूं इसको, कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर होता है, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत से या किसी भी विधि से प्राप्त क्यों न किया गया हो। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर होता है या स्थिर रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से क्यों न प्राप्त किया गया हो। तो आप लोग इस तरीके से इसको लिखेंगे। मैं एग्जांपल के थ्रू समझा दूं। देखिए जैसे कि जल है H2O, अब जल कहाँ से मिल सकता है आपको,
बारिश का जल, नदियों का जल, तालाबों का जल, समुद्र का जल और हैंडपंप से निकला जल। और यहाँ से ले सकते हो ना इतने जल को। अब सबका जो फार्मूला होगा वो H2O ही होगा। क्या होगा? H2O ही होगा, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 2:1। क्या होगा अनुपात बच्चों? 2:1। चाहे कहीं से भी ले लो जल, चाहे झरने का हो, बारिश का हो, तालाब का हो, नाली का हो, हैंडपंप का हो, कहीं से भी लोगे तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात रहेगा क्या रहेगा? वो 2:1। तो समझ में आया होगा इस तरह अनुपात का नियम। एक बार मैं फिर से छोटा करके समझा देता हूँ आप लोगों को कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, सदैव स्थिर रहता है। केवल इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा, बट जो क्लियर है वो पहले वाली डेफिनेशन से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो टॉपिक कराएंगे आपको अपनी वीडियो में करेंगे। ठीक है।